इस सबसे बड़ा विषय है और पूरी दुनिया यही बात कर रही है। और यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब से कुछ घंटों पहले अमेरिका ने इराक में एक ड्रोन अटैक करके, एक ड्रोन हमले के जरिए ईरान की सेना के सबसे हाई प्रोफाइल जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया है। इसके बाद से दुनिया भर में तेल की कीमतों में भी 4% की वृद्धि हो चुकी है। दुनिया भर के ज्यादातर शेयर बाजार लुढ़क चुके हैं और कई देशों में सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जनरल कासिम सुलेमानी पूरे पश्चिम एशिया में सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी माने जाते थे और दुनिया भर के 20 करोड़ शिया मुसलमानों के लिए वो एक हीरो की तरह थे, यानी वो करोड़ों लोगों के लिए एक कल्ट फिगर थे। उनकी हत्या के बाद भारत से लेकर ईरान और इराक तक शोक सभाएं हो रही हैं। लोग अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है और यह कहा जा रहा है कि गुस्से में ईरान द्वारा उठाया गया एक भी कदम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। आज हम आपको सरल शब्दों में समझाएंगे कि ईरान, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल की इस पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका है और अगर विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश किस तरफ रहेगा, और यह भी कि इस घटना का भारत पर क्या असर होगा। अमेरिका जिस जनरल को आतंकवादी मानता है, बहुत सारे देश उसे अपना हीरो मानते हैं। वो असल में था कौन, यह भी हम आपको आज बताएंगे। इसके बाद हम पिंजरों में कैद जानवरों के अधिकारों का विश्लेषण करेंगे। जर्मनी के एक चिड़ियाघर में इंसानों की गलती से आग लग गई और इस दुर्घटना में 30 मासूम जानवर मारे गए। अब पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है कि आखिर जानवरों को जू यानी चिड़ियाघरों में रखने की जरूरत क्या है। क्या दुनिया भर के चिड़ियाघरों को बंद कर देना चाहिए? आप कल्पना कीजिए, अगर आपको एक सोने के पिंजरे में भी रख दिया जाए तो क्या आप खुश रह पाएंगे? अगर आपका जवाब ना है तो फिर आज आपको दुनिया के उन करोड़ों जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए जो इंसानों के मनोरंजन, इंसानों के भोजन और सुविधाओं के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। पूरी दुनिया के मांसाहारी लोग एक दिन में 14 करोड़ से ज्यादा जानवरों को खा जाते हैं। 10 करोड़ जानवर हर साल प्रयोगशालाओं में दम तोड़ देते हैं और करोड़ों जानवर कभी भी कैद से बाहर नहीं निकल पाते। ये जानवर अपनी आजादी के लिए, अपनी मुक्ति के लिए छीन कर लेंगे आजादी जैसे नारे भी नहीं लगा सकते। इसलिए आज आप हमारा विश्लेषण देखकर इन जानवरों की रक्षा का प्रण ले सकते हैं। और आखिर में आज हम आपको सफलता के पंचम सुर के बारे में बताएंगे। 4 जनवरी 1994 को यानी कल के दिन महान संगीतकार आर.डी. बर्मन की मृत्यु हुई थी। आर.डी. बर्मन को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए आज हम आपको पंचम की उन 5 विशेषताओं के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से उनका संगीत हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। पंचम दा की संगीत में सफलता को आप अपने जीवन में 5 सूत्रीय कार्यक्रम की तरह भी अपना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ लोग सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल ननकाना साहिब पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। भीड़ ने गुरुद्वारे को लेकर सिखों के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें पाकिस्तान से भगाने की धमकी दी। वीडियो में सिखों के पवित्र स्थल ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलाम मुस्तफा कर देने की भी धमकी दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने आज जोधपुर में जन जागरण रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी ने इस कानून को नहीं पढ़ा है तो वो इटालियन में ट्रांसलेट करके भेज सकते हैं। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूँ। अमित शाह ने ऐलान किया कि जितना भी भ्रम फैलाना है फैला लें, लेकिन बीजेपी नागरिकता संशोधन कानून पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इससे आपको नागरिकता मिलने वाली है, आप डरिए मत। ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से मुलाकात भी की।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के खिलाफ झूठा वीडियो पोस्ट किया है। इमरान खान ने बांग्लादेश का वीडियो ट्वीट करके कहा कि यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जबकि इमरान खान ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो 7 साल पुराना बांग्लादेश की हिंसा का है। इससे भारत का कोई संबंध नहीं है। नागरिकता कानून के समर्थन के लिए बीजेपी ने आज टोल फ्री नंबर जारी किया। बीजेपी के जन जागरण अभियान के दूसरे दिन आज अमित शाह ने जोधपुर में लोगों से 8866288662 पर मिस कॉल करके नागरिकता कानून का समर्थन करने की अपील की। ये पूरी टोली जो लगी है उनको जवाब देने के लिए देश की जनता 8866288662 को जरा डायल करे और मोदी जी को अपना समर्थन पहुंचाए। अभियान के तहत बीजेपी घर घर जाकर नागरिकता कानून पर लोगों से बात करेगी। बीजेपी 5 जनवरी से घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली में अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जन चेतना यात्रा के नाम पर हम लोगों के करोड़ों घरों में जाकर के देश की जनता को, ये कांग्रेस के झूठ को पर्दाफाश करने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना की है। राजस्थान के कोटा में आज 2 और बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद आंकड़ा 106 पर पहुंच गया है। जेके लोन अस्पताल में मासूमों की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर असंवेदनशील बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में 1000 बच्चे मरे, जबकि हमारे वक्त में 900 बच्चे ही मरे। हर अस्पताल में कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। 100 बच्चे लगभग बीजेपी के 5 साल के अंदर ही बढ़ते गए हैं और हमारे वक्त में कम हुए हैं। उनके वक्त में 1000 लोग मरते थे साल में, हमारे वक्त में 900 बच्चे की संख्या आई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आज जेके लोन अस्पताल का दौरा किया, जिनके स्वागत में ग्रीन कारपेट बिछाया गया। मामले पर विवाद बढ़ता देखकर बाद में इसे हटा लिया गया। बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष टीम भी कल कोटा के जेके अस्पताल का दौरा करेगी। कोटा में मासूमों की मौत के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गहलोत सरकार नागरिकता कानून की चिंता छोड़े और हर रोज मर रहे बच्चों की चिंता करे। गहलोत साहब, हमने तो कुछ नहीं नया किया, आपके घोषणा पत्र के एक धारा को उठाकर उसका अमल कर दिया है और आप विरोध कर रहे हो। ये सब बाद में करिएगा। कोटा में जो बच्चे हर रोज मर रहे हैं ना, इसकी एक बार चिंता कर लीजिए। माताओं की हाय लग रही है, माताओं का हाय लग रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नागरिकता कानून के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कोटा को मुद्दा बनाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कोटा में बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार के सीएम श्री गहलोत कोटा में लगभग 100 मासूम बच्चों की हुई मौत पर अपनी कमियों को छिपाने के लिए आए दिन चोरी और ऊपर से सीनाजोरी वाले अर्थात गैर जिम्मेदाराना असंवेदनशील रवैया दिखा रहे हैं और अब वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ये अति शर्मनाक और निंदनीय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सिलीगुड़ी में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान ममता ने शपथ ली कि वो किसी सूरत में नागरिकता कानून और एनआरसी का समर्थन नहीं करेंगी। इस दौरान ममता ने नागरिकता कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान वाले बयान पर जवाब दिया और पूछा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से देश की तुलना क्यों करते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं या पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर। आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका शर्म नहीं लगता है? आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विपक्ष के नेता पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जुलूस क्यों नहीं निकालते। उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि मेरठ हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ है। पुलिस ने इस मामले में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मेरठ हिंसा को लेकर पुलिस ने 20 दिसंबर के 2 वीडियो जारी किए। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने 30 पुलिस वालों को घर में बंद करके जिंदा जलाने की साजिश रची थी। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से लोगों ने रिक्रूटों को और पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। इसके वीडियो आपके सामने हैं। आज मेरठ के मवाना में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देशद्रोही नारेबाजी हुई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
थाना मवाना का थोड़ी देर पहले एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें वहां सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इस सूचना को वहीं के लोगों ने एक बार्बर की शॉप से आई है। तत्काल प्रभारी निरीक्षक वहां पहुंचे हैं और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में हिंसा को लेकर योगी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने के लिए गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एसआईटी के मुताबिक दिल्ली के सीमापुरी में हुई हिंसा में 15 से ज्यादा बांग्लादेशी शामिल थे। जांच में पता चला कि सीमापुरी इलाके में कई बांग्लादेशी रहते हैं, जो कई तरह की आपराधिक वारदातों में भी शामिल रहे हैं। पहचान होने के बाद अब पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दिल्ली में हिंसा के मामले में 15 पीएफआई कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। एसआईटी कॉल डिटेल हिंसा के वक्त उनकी लोकेशन का पता लगा रही है। एसआईटी को हिंसा के लिए फंडिंग और मदद को लेकर भी कई सुराग मिले हैं। हिंसा के आरोपों में बंद 55 आरोपियों से भी एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे के रिश्ते पर कांग्रेस सेवा दल की किताब में अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। वीर सावरकर के प्रपौत्र रंजीत सावरकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। रंजीत सावरकर उद्धव ठाकरे से मिलने भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की। मुझे अपेक्षा नहीं थी एक राजनीतिक पार्टी की कि वो ऐसे सावरकर पर घृणास्पद आरोप करे। तो मुझे लगता है कि अभी केवल निंदा करना पर्याप्त नहीं है, अभी कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। भोपाल में कांग्रेस के सेवा दल के कार्यक्रम में वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक साहित्य बांटा गया था। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट के लालच में देश के महान सपूत को बदनाम कर रही है। वीर सावरकर जैसे इस देश के महान सपूत और बलिदानी क्रांतिकारी को भी कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में विरोध कर रही है। कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। वहीं शिवसेना का कहना है कि वीर सावरकर महान थे और महान ही रहेंगे। बार बार वीर सावरकर जी के बारे में इस समाज का राजनीतिक तबका जो बातें करता है, ये उनकी दिमाग की गंदगी है, चाहे कोई भी। आज पूरी दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर की चर्चाएं हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की एक हरकत की वजह से दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध देखना पड़ सकता है। पिछले कुछ घंटों में दुनिया भर में तेल की कीमतों में 4% की वृद्धि हो चुकी है। दुनिया के ज्यादातर शेयर बाजार गिर चुके हैं और कई देशों में सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है? पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब से कुछ घंटों पहले अमेरिका ने इराक में एक ड्रोन हमले के जरिए ईरान की सेना के सबसे हाई प्रोफाइल सैन्य अधिकारी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया है। और जनरल कासिम सुलेमानी की मौत को तीसरे विश्व युद्ध की आहट माना जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी घटना है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने से पहले आपको जनरल सुलेमानी की हत्या की पूरी कहानी समझनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का आदेश दिया था। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और अब ईरान ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। जनरल कासिम सुलेमानी पूरे पश्चिम एशिया के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी ही नहीं माने जाते थे, बल्कि उनके प्रशंसकों की संख्या पूरी दुनिया में करोड़ों में है। और अब भारत से लेकर ईरान और इराक तक में उनकी मौत के बाद शोक सभाएं हो रही हैं। ईरान और इराक में हजारों की संख्या में लोग अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के संबंध पिछले 40 वर्षों से खराब हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले के बाद दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है और बात बिगड़ने पर कई देश इस युद्ध की जद में आ जाएंगे। इसलिए आज हम अमेरिका और ईरान की नफरत वाली कहानी का आपके लिए एक विश्लेषण कर रहे हैं। अमेरिका ने यह हमला कैसे और क्यों किया, यह समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस हमले के दौरान इराक में आखिर हुआ क्या था।
आज इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट के बाहर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ने 2 गाड़ियों पर 4 मिसाइलें दागी। इनमें से एक कार में ईरान के 62 वर्ष के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी मौजूद थे और इस हमले में सुलेमानी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यह हमला इतना भीषण था कि कासिम सुलेमानी की पहचान उनके बाएं हाथ में मौजूद एक अंगूठी की मदद से की गई, वरना उनका शव ऐसा हो चुका था जिसे पहचान पाना मुश्किल था। मेजर जनरल सुलेमानी को ईरान का सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर माना जाता था और कहा जाता था कि वो आगे चलकर भविष्य में ईरान के राष्ट्रपति भी बन सकते थे। यानी अमेरिका ने आज सिर्फ एक शक्तिशाली सैन्य अधिकारी को ही नहीं बल्कि ईरान के भावी राष्ट्रपति माने जाने वाले एक सैन्य कमांडर की हत्या की है और ईरान इसे हल्के में लेने को तैयार बिल्कुल नहीं है। अब एक नक्शे की मदद से आप यह समझिए कि यह घटना किस इलाके में हुई है। ईरान के जनरल पर यह हमला इराक में हुआ है। इराक ईरान का पड़ोसी देश है। इन दोनों देशों के बीच वर्षों तक दुश्मनी रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से इराक और ईरान मिलकर आतंकवादी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान और इराक की यह दोस्ती सऊदी अरब से देखी नहीं जाती। ईरान के साथ सऊदी अरब की भी दुश्मनी है क्योंकि दोनों देश खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर बनाना चाहते हैं। दोनों ही अपने आप को इस्लामिक देशों का लीडर मानते हैं। पश्चिम एशिया में वर्चस्व की इस लड़ाई में इजराइल भी शामिल है। सऊदी अरब और अमेरिका की तरह इजराइल भी ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। इसलिए सऊदी अरब और इजराइल भी अपनी दुश्मनी भुलाकर अब ईरान को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मेन प्लेयर हैं इस खेल के वो आपके सामने है इस नक्शे पर। यानी ईरान इस वक्त अकेले दुनिया के 3 शक्तिशाली देशों का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है और सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान की तरफ से उठाया गया एक कदम भी पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ जाएगा और उस कदम के बाद पूरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और इस सीक्रेट मिशन को सफल बनाने के लिए अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की सेनाओं ने मिलकर लगातार कासिम सुलेमानी की निगरानी की थी। यानी उन्हें उसकी एक एक मूवमेंट के बारे में पता था, वो कहां जाने वाला है, क्या करने वाला है, ये सारी जानकारी पहले से थी। इसी और जानकारी के आधार पर ही उन्हें यह पता चला और उन्होंने तय किया कि यह हमला किस दिन और कहां किया जाएगा। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जासूसी उपकरणों और सर्विलांस एयरक्राफ्ट की मदद से जनरल सुलेमानी की लोकेशन का पता लगाया गया ताकि उन पर अचूक हमला किया जा सके। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह हमला पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। लेकिन आज रशिया, ईरान, इराक और अमेरिका में भी ट्रंप के इस फैसले का विरोध हो रहा है और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में एक नए संघर्ष की शुरुआत कर दी है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा अघोषित युद्ध अब एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। जनरल सुलेमानी की मौत की खबर आने के फौरन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रध्वज की तस्वीर ट्वीट की है। इससे आप समझ सकते हैं कि कासिम सुलेमानी को खत्म करना अमेरिका के लिए कितना जरूरी था और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसमें सिर्फ अमेरिका का झंडा लगाकर उन्होंने ट्वीट कर दिया है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तरह से अमेरिका की विजय है। ईरान में कासिम सुलेमानी की हत्या के खिलाफ लगातार विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां की जनता उन्हें एक नायक मानती थी, एक कल्ट फिगर मानती थी। इसलिए मौत की खबर मिलने के बाद ईरान में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने सुलेमानी को अमर शहीद का दर्जा दिया है और अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। دی لحظه امریکایی ها و صهیونیست‌ها دیری نخواهد پایید که به عزا تبدیل خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مردم فهیم ایران اسلامی و جبهه مقاومت در طول و عرض جغرافیای جهان اسلام انتقام خون این شهید سرافراز رو ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیار از این خبر متاسف شدیم، اما عزم ما برای گرفتن انتقام از امریکای جنایتکار، صهیونیست‌های غاصب بیشتر خواهد بود.
अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो ईरान से आई हैं और वहां पर कैसे विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आप एक बार देख लीजिए। सुलेमानी ईरान की स्पेशल फोर्स कुद्स के प्रमुख थे और वो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को ही रिपोर्ट करते थे। कहा यह भी जाता है कि कासिम सुलेमानी ही ईरान के असली विदेश मंत्री भी थे और ईरान की विदेश नीति की दिशा वही खुद तय किया करते थे। लेकिन सुलेमानी की इसी ताकत ने उन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। वर्ष 1998 में कासिम सुलेमानी कुद्स सेना के प्रमुख बने थे और इसके बाद ईरान से लेकर पश्चिम एशिया तक उनकी ताकत लगातार बढ़ गई। कुद्स सेना ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक स्पेशल फोर्स है जो विदेशों में सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देती है। कुद्स सेना पर इराक और सीरिया में अमेरिका के खिलाफ विद्रोहियों को मदद करने का आरोप है। अमेरिका का दावा है कि वर्ष 2003 के बाद सुलेमानी ने ही इराक के विद्रोहियों को विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दी थी, जिनके हमलों में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन ईरान ने हमेशा ऐसे आरोपों से इनकार किया है। इसलिए पिछले वर्ष अप्रैल में अमेरिका ने कुद्स सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। सोचिए कि अमेरिका ने ईरान की सेना को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। यह पहला मौका था जब अमेरिका ने किसी देश की सेना को आतंकवादी संगठन और उस सेना के चीफ यानी उस सेना के जनरल सुलेमानी को एक आतंकवादी घोषित कर दिया। सुलेमानी को अमेरिका ने 3 वजहों से अपना निशाना बनाया। पहली वजह यह कि अमेरिका के मुताबिक इराक के शिया विद्रोहियों को मदद देकर सुलेमानी ने हजारों अमेरिकी सैनिकों की हत्या की साजिश की थी। दूसरी वजह यह कि सुलेमानी पर आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को मदद देने के भी आरोप थे। हिजबुल्लाह को इजराइल का दुश्मन माना जाता है और इजराइल और अमेरिका पक्के दोस्त हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि सुलेमानी लगातार ईरान और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी अधिकारियों पर हमले की तैयारी कर रहा था। सुलेमानी पर यही 3 आरोप लगाकर अमेरिका ने यह हत्या की है। अमेरिका ने जिस ड्रोन की मदद से जनरल सुलेमानी की हत्या की उसका नाम है MQ-9 रीपर। यह एक मानव रहित छोटा विमान होता है और इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आपको जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में भी जान लेना चाहिए। जनरल कासिम सुलेमानी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि जनरल कासिम सुलेमानी को ईरान का सबसे बड़ा सैन्य रणनीतिकार माना जाता है। पिछले 2 दशकों में ईरान के सभी बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस उन्हीं के नेतृत्व में अंजाम दिए गए थे। जब बात युद्ध और शांति की आती थी तो सुलेमानी का कद ईरान के विदेश मंत्री जैसा हो जाता था, बल्कि कई लोग तो उन्हें ही ईरान का विदेश मंत्री मानते थे और उनके इसी कद से परेशान अमेरिका उन्हें अपना बड़ा दुश्मन मानने लगा। सीरिया में जब गृह युद्ध छिड़ा तो वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों से मेजर जनरल सुलेमानी ने ही बचाया था। लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के ईरान से संबंध बेहतर करने और इराक में शिया लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा भी सुलेमानी के पास ही था। अमेरिका का आरोप है कि सुलेमानी के इशारे पर ही पश्चिम एशिया में हजारों अमेरिकी सैनिकों की हत्या की गई। लेकिन ईरान, इराक और सीरिया में जनरल सुलेमानी को एक सेलिब्रिटी माना जाता था, एक कल्ट फिगर माना जाता था, एक नायक माना जाता था। वो पश्चिमी देशों के लिए एक आतंकवादी थे, लेकिन पश्चिम एशिया में उन्हें एक कल्ट फिगर यानी एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसके एक इशारे पर लाखों लोग पलक झपकते ही बिना सोचे अपनी जान दे दें। ईरान ने सुलेमानी की हत्या को अपने देश की संप्रभुता पर एक हमला माना है। اقدام آمریکا بدون تردید یک اقدام تروریسم دولتی است. نقض حاکمیت عراق، اقدام به قتل
افرادی که تمامی زندگی خودشون رو وقف مبارزه با ظلم، استبداد، ترور و تکفیر کردن. कासिम सुलेमानी एक शिया मुसलमान थे और पूरी दुनिया के शिया मुसलमान उन्हें अपना हीरो मानते हैं। ईरान में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं, वहां इनकी संख्या 6.5 करोड़ से ज्यादा है। दुनिया भर के 80% शिया 4 देशों में रहते हैं और ये देश हैं ईरान, इराक, पाकिस्तान और भारत। इसलिए जनरल सुलेमानी की हत्या का असर इन देशों पर भी पड़ना तय है। भारत का शिया समुदाय भी सुलेमानी की मौत का शोक मना रहा है और कहा जा रहा है कि कल दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में भी सुलेमानी की मौत के गम में एक मजलिस का आयोजन होगा। इसके अलावा कारगिल और द्रास जैसे इलाकों में सुलेमानी की मौत को लेकर लोग बहुत गुस्से में हैं और गमगीन हैं। भारत में करीब 4.5 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं और ईरान से भारत के संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं और आज भी बहुत अच्छे हैं। माना जाता है कि भारतीय इस्लाम पर ईरान का गहरा प्रभाव रहा है। ईरान से आई भाषा फारसी का इस्तेमाल आज भी भारत में बड़े पैमाने पर होता है। 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भारत में कामकाज की भाषा के तौर पर फारसी का ही इस्तेमाल हुआ करता था। इस भाषा के बारे में आपने भी जरूर सुना होगा। फारसी भाषा के बारे में अक्सर बातचीत होती रहती है। रंग, नारंगी, हमेशा, हरगिज, हरदम, बार बार, शायद और चूंकि जैसे शब्द फारसी भाषा के ही हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, ये सारे शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप जाने अनजाने में फारसी के बहुत सारे शब्द बोलते रहते हैं। आप रंग शब्द का इस्तेमाल बार बार करते होंगे, ये फारसी है। नारंगी हमेशा तो आप हर रोज कहते होंगे। हरगिज, हरदम, बार बार, शायद और चूंकि, ये सारे वो शब्द हैं जो मुझे यकीन है कि आप दिन भर न जाने कितनी बार इनका प्रयोग करते होंगे। ये सारी जो शब्द हैं सारे ये फारसी भाषा के हैं। यानी भारत और ईरान के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं और अगर भारत सुलेमानी की मौत पर अपना पक्ष साफ नहीं करेगा तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा या फिर तटस्थ रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि एक तरफ उसका एक दोस्त ईरान है और दूसरी तरफ दूसरा दोस्त अमेरिका है और भारत इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहेगा। इस हत्या के बाद इजराइल ने अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है। इजराइल ने कासिम सुलेमानी को हमेशा अपना बड़ा दुश्मन माना है और उसे आशंका है कि ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह अब इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल का दावा है कि पिछले वर्ष अगस्त में उन्होंने ईरान की कुद्स सेना के एक हमले को विफल किया था। यानी इजराइल ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आज दिन भर सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड करता रहा। इसलिए आप दुनिया के नक्शे पर अब यह समझिए कि अगर आज वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो कौन सा देश किसके पक्ष में खड़ा होगा। आज की स्थिति क्या है? हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हमें नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, लेकिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हमला होने के बाद कई देश ईरान के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इनमें सबसे पहले हैं रशिया, जो ईरान का दोस्त है। तो रशिया ईरान के पक्ष में बात करेगा और अमेरिका के विरोध में। इसके बाद चीन भी अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ दे रहा है। इराक इस हमले के बाद से लगातार ईरान के पक्ष में बयान दे रहा है। इसके अलावा यमन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान पर इस हमले के बाद अमेरिका का साथ दे रहे हैं इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई। ये सारे जो देश हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। कई देश ट्रंप के हमले के फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो ये आखिरकार अमेरिका का ही साथ देंगे, क्योंकि इनमें से कई देश पश्चिम एशिया में ईरान का वर्चस्व कम होते हुए देखना चाहते हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। यूरोप के देशों में आपसी रंजिश पहले से बढ़ रही थी, लेकिन ऑस्ट्रिया के होने वाले राजा और उनकी पत्नी की हत्या तब कर दी गई थी। इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से मदद मांगी और बोस्निया पर हमला कर दिया, क्योंकि हत्यारा बोस्निया का था। बोस्निया का साथ देने के लिए रशिया ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और इस तरीके से फ्रांस, ब्रिटेन, इटली भी इस युद्ध में कूद पड़े और देखते देखते पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया।
जब जब प्रतिद्वंदी देशों के बीच ताकत का समीकरण बराबरी पर आने लगता है और जब दुनिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगती है तो विश्व युद्ध होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। आज के समय में अमेरिका और चीन दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो एक दूसरे के करीब करीब बराबर पर पहुंच गई हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है। ऐसे में अगर चीन ईरान के पक्ष में आ जाता है और अमेरिका पीछे हटने को राजी नहीं होता तो रशिया और भारत जैसे देशों को चीन और अमेरिका में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। अब आप इस हमले को भारत के नजरिए से भी समझने की कोशिश कीजिए। हम तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आज अमेरिका की तरह भारत भी फैसला कर ले तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए और इनके लिए किसी बड़े चीफ को भी भारतीय सरकार आतंकवादी मानने लगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या इस घोषणा के बाद भारत को पाकिस्तान की सेना के किसी अफसर की हत्या करने का अधिकार मिल जाएगा? भारत के पास ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है और यह साबित करने के लिए भारत के पास कई सबूत हैं। आपको ये बात सुनने में शायद काल्पनिक लग रही हो, लेकिन अगर कोई मजबूत सरकार ये निश्चय कर ले तो कुछ भी संभव नहीं है। हमारे देश में एक वक्त ऐसा भी था जब लोग मानते थे कि पाकिस्तान के आतंकवाद का भारत कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन भारत ने 2016 में पहली सर्जिकल स्ट्राइक की और पिछले वर्ष फरवरी में पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया। इसका मतलब यह है कि कोई मजबूत सरकार अगर चाहे तो देश हित में कड़े फैसले ले भी सकती है। आज की तारीख में अगर मैं इसका एकदम से पैरेलल ड्रॉ करूं कि हाफिज सईद को इंडिया करना चाहता है न्यूट्रलाइज। एक्चुअली अगर देखा जाए हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद से टेररिज्म के ऊपर कितना असर पड़ा। तो जब हम कोई चीज करते हैं सिंबॉलिक होती है। इसी तरह जब यूएस चाहे वो सुलेमानी को पकड़े मारे या चाहे सद्दाम को मारे, ये सिंबॉलिक चीजें हैं कि हम इस पॉलिसी पर चल रहे हैं और इस पॉलिसी में हम सही हैं कि उस टेरर आउटफिट या उस टेररिस्ट को एलिमिनेट करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बालाकोट किया, कहीं दुनिया में किसी ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत भी टेररिज्म से सफर कर रहा है और पिछले 15-20 साल से सफर कर रहा है। मैं तो कहता हूँ जब 26 नवंबर को बॉम्बे में अटैक हुआ था उसी समय हमें पाकिस्तान के ऊपर हवाई हमले कर देने चाहिए थे। ये उस समय की गवर्नमेंट की वीकनेस है, तो आपकी शक्ति के ऊपर है और पूरा सोच समझ के उठाना चाहिए। वहाँ से भी रिटेलिएशन होगा, ठीक है, हम बड़े देश हैं तो पाकिस्तान से हमें डरना तो नहीं चाहिए ना, पाकिस्तान को हमसे डरना चाहिए। तो यहां पर आपके लिए ध्यान से समझने वाली बात यह है, ये काल्पनिक स्थिति हो सकती है आज, लेकिन ये संभव भी है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान की पूरी सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और सेना के जनरल को एक आतंकवादी घोषित कर दिया, क्या भारत पाकिस्तान के साथ ऐसा कर सकता है? क्या भारत आज पाकिस्तान की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान की सेना क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देती है तो ये भी आतंकवादी संगठन है? क्या भारत की सरकार आज पाकिस्तान के आईएसआई जैसी एजेंसियों को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है? और क्या इसी तरीके से भारत की जो सेना है, क्या पाकिस्तान के किसी जनरल को ठीक इसी तरीके से उसे मार सकती है जैसे अमेरिका ने हजारों किलोमीटर दूर इराक में जाकर इस जनरल की हत्या की है? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? ये एक काल्पनिक प्रश्न जरूर आज आपको लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका ने ये करके दिखा दिया है और अमेरिका ने डंके की चोट पर यह काम किया है। आपने ये भी नोट किया होगा कि जब भारत अपने अंदरूनी फैसले भी लेता है, जैसे कश्मीर में धारा 370 को हटाने का फैसला ले लिया या और कई फैसले, नागरिकता कानून को लेकर अगर भारत सरकार ने कोई फैसला ले लिया और सरकार नहीं, भारत की पार्लियामेंट ने कोई फैसला लिया है, उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग संयुक्त राष्ट्र चले जाते हैं। चीन और अमेरिका जैसे जो देश हैं वो कई बार सवाल उठाने लगते हैं कि कश्मीर में आप मानव अधिकारों के बारे में क्या कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश खुद क्या कर रहे हैं ये आज पूरी दुनिया ने देख लिया। अमेरिका जैसे देश एक दूसरे देश की सेना को आतंकवादी संगठन कहकर, एक दूसरे देश की सेना के कमांडर को
उसकी हत्या कर रहे हैं और उसे जायज भी ठहरा रहे हैं। तो फिर अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? इस काल्पनिक प्रश्न के साथ हम आपको आज छोड़ रहे हैं। आज जरूर काल्पनिक लग रहा है, लेकिन भविष्य में यह सच भी हो सकता है। अब 5 पॉइंट्स के जरिए यह समझिए कि भारत पर इस हमले का क्या असर पड़ेगा। पहला असर, 80 लाख भारतीय पश्चिम एशिया के देशों में काम करते हैं। अगर इन देशों में युद्ध के हालात बने तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन भारतवासियों की सुरक्षा होगी। 90 के दशक में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब भारत को 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को वहां से एयरलिफ्ट करना पड़ा था। दूसरा पॉइंट, भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ सकता है। इन देशों में काम करने वाले 80 लाख भारतीय देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा माध्यम है। ये लोग हर वर्ष करीब 3 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में भारत भेजते हैं और इनकी वापसी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा। इस हमले का तीसरा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। हमले के बाद से कच्चे तेल की कीमतें करीब 4% आज ही बढ़ गई हैं। अगर हालात और ज्यादा बिगड़ गए तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का 84% तेल विदेशों से ही आयात करता है। अब भारत को इसके लिए और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और अगर सरकार ज्यादा पैसा देगी तो फिर आपको भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और आप अगर पैसा देंगे ज्यादा तो आपकी जेब पर असर पड़ेगा। अगर भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो फिर महंगाई भी बढ़ती है और हर चीज महंगी हो जाती है। चौथा असर यह होगा कि दुनिया भर में शिया मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है, और शिया समुदाय के एक बड़े नायक पर इस हमले के बाद देश के कई हिस्सों में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आज देश के कई इलाकों में लोग शोक मना रहे हैं। और पांचवा असर ये कि अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। कई मौकों पर ईरान ने भारत की मदद की है और दुनिया के कई मंचों पर अमेरिका ने भी कई बार भारत का साथ दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक पर्सनल केमिस्ट्री है, एक पर्सनल दोस्ती भी है। इसलिए भारत के लिए खुलकर अमेरिका का या ईरान का साथ देना इस समय मुश्किल होगा। भारत कई वर्षों से ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करके व्यापार का नया रास्ता बना रहा है, लेकिन इस इलाके में स्थिति बिगड़ने के बाद भारत का यह प्लान मुश्किल में पड़ सकता है। भारत के बाद इस हमले का अमेरिका पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका में ट्रंप के विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह हत्या करवाई है। पिछले वर्ष अक्टूबर में अमेरिका ने आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया था और उसके करीब 70 दिनों में ही आज मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई। यानी अमेरिका ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को खत्म कर दिया है। हमारे देश में अक्सर हमले के बाद सबूत मांगे जाते हैं। अमेरिका में ट्रंप से सबूत तो नहीं मांगे जा रहे, लेकिन यह आरोप लग रहा है कि महाभियोग के आरोपों से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। जो उनकी इंपीचमेंट का प्रोसेस चल रहा था अमेरिका में, अपने इंपीचमेंट से ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कदम उठाया है। तो ये एक दुनिया की राजनीति में आज जो हमने अभी आपको बताया, सुलेमानी की हत्या बहुत बड़ी घटना है और इस घटना का जो असर है, हो सकता है आप हजारों किलोमीटर दूर भारत में बैठे हैं, आपको अभी इसके बारे में ठीक से समझ में ना आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना का ना सिर्फ अमेरिका, ईरान या पश्चिम एशिया पर असर पड़ेगा, इस घटना का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये विश्लेषण आज हमने जो आपको विस्तार से दिखाया है, बताया है, ये इसीलिए है ताकि आप अभी से सावधान रहें और आने वाले दिनों में आपको इस घटनाक्रम पर नजर रखनी चाहिए। और अब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने दफ्तर में बैठकर भारत के खिलाफ किस तरह फेक न्यूज की एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं। फेक न्यूज के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा, फेक न्यूज फैलती रहती हैं, लेकिन किसी देश का प्रधानमंत्री भी फेक न्यूज फैला सकता है, ये एक बहुत हैरानी की बात है। और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक फेक न्यूज को, एक नकली वीडियो को ट्वीट किया है। आज हम इसका विश्लेषण पूरे सबूतों के साथ करेंगे। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक झूठा वीडियो पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल से।
इमरान खान ने बांग्लादेश का एक पुराना वीडियो ट्वीट करके यह दावा किया है कि भारत की पुलिस उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। यानी यह वीडियो तो बांग्लादेश का है, लेकिन इमरान खान इसे यह कहकर ट्वीट कर रहे हैं कि यह वीडियो भारत में उत्तर प्रदेश का है और हाल ही में नागरिकता कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, यह वीडियो तब का है। इमरान खान ने जिस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है, ये बांग्लादेश का वीडियो है और पुराना वीडियो है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में इमरान खान ने बांग्लादेश के वीडियो को उत्तर प्रदेश का वीडियो बता दिया। अब हम आपको इस वीडियो का सच दिखाते हैं। ये वीडियो जिसे इमरान खान उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं और ताजा वीडियो बता रहे हैं, ये बांग्लादेश का है और यही वीडियो वर्ष 2013 में यानी 7 साल पहले YouTube पर अपलोड किया जा चुका है। ये देखिए, यहां पर आप उसकी तारीख देख सकते हैं। ये YouTube हमने आपके लिए खोला है, यहां पर तारीख देख लीजिए। 10 सितंबर 2013 को यही वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया है और इस वीडियो में लिखा भी हुआ है कि यह वीडियो बांग्लादेश का वीडियो है। इसमें आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा है बांग्लादेश पुलिस ब्रूटैलिटी, यह लिखा है इस पर। लेकिन हो सकता है इमरान खान की जो टीम है उसे इस बारे में आइडिया ना हो और उन्होंने इमरान खान की पूरी दुनिया में बदनामी करा दी और उनका मजाक उड़ाया है। इमरान खान दुनिया भर में कश्मीर से लेकर नागरिकता संशोधन कानून तक भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनके दुष्प्रचार का पर्दाफाश ऐसे ही हो रहा है। इमरान खान का ये झूठा वीडियो 1.5 घंटे भी टिक नहीं सका। आज शाम 7:44 पर इमरान खान ने बांग्लादेश का यह पुराना वीडियो ट्वीट किया और जब मीडिया ने इस वीडियो की असलियत दिखाई, उसके बाद करीब 9:15 बजे इमरान खान ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। यानी इमरान खान समझ गए कि उनकी टीम ने उनसे एक बहुत बड़ी गलती करवा दी है। एक तरफ इमरान खान भारत के खिलाफ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का झूठा वीडियो पोस्ट करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान में ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वो भी धार्मिक आधार पर। पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता कितनी ज्यादा है, इस बात का प्रमाण आज हम आपको देने वाले हैं ताजा वीडियो के साथ। आज पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव और सिख श्रद्धालुओं को धमकी देने का एक वीडियो आया है। आज ही ननकाना साहिब गुरुद्वारे को एक उग्र भीड़ ने घेर लिया और वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने सिखों को धमकी दी कि जल्द ही इस गुरुद्वारे का नाम ननकाना साहिब से गुलाम मुस्तफा करवा दिया जाएगा। यानी वो नाम बदल देंगे, ननकाना साहिब से बदलकर गुलाम मुस्तफा रख देंगे इस गुरुद्वारे का नाम। अगर एक भी जाएगा सिख तो फिर किसी मैनू आखी राजा मंसूर, मैनू आखी मैं मुसलमान दा पुत्र हाँ, तू मैनू कुटवाया तो सवा मनीर को मैं लितर खाते। ऐसे सिख दी ननकाने एक नहीं जे रहन देना। अगर एक भी जाएगा सिख तो फिर किसी मैनू आखी राजा मंसूर, मैनू आखी मैं मुसलमान दा पुत्र हाँ, तू मैनू कुटवाया तो सवा मनीर को मैं लितर खाते। ऊपर हमला होया, मैनू जल्दी जी भेजो। ननकाना साहब गुरुद्वारे दे ऊपर हमला होया, मैनू जल्दी जी भेजो। ननकाना साहब गुरुद्वारे दे ऊपर हमला होया, मैनू जल्दी जी भेजो। ननकाना साहब गुरुद्वारे दे ऊपर हमला होया, मैनू जल्दी जी भेजो। ननकाना साहब। इमरान खान भारत विरोधी सोच के गुलाम हो चुके हैं और वो इससे आजादी भी नहीं चाहते, लेकिन दुनिया के करोड़ों जानवर अपनी आजादी की राह देख रहे हैं और पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, उसमें रहने वाला कभी सुखी नहीं रह पाता। ये पिंजरे पीड़ा के परिचायक बन जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर किसी देश की महानता का अंदाजा लगाना हो तो ये देखिए कि वहां के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर गांधी जी की इस बात को पैमाना मान लिया जाए तो क्या आप भारत को एक महान देश कह सकते हैं? भारत ही नहीं, इस पैमाने पर आप दुनिया के किसी भी देश को महान नहीं कह पाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पूरी दुनिया में इंसान हर साल
5,000 करोड़ चिकन खा जाते हैं। इंसानों की भूख शांत करने के लिए हर साल 150 करोड़ सुअरों को मार दिया जाता है। हर साल 50 करोड़ भेड़ें कसाई घरों में पहुंचा दी जाती हैं। इंसानों की भूख शांत करने के लिए हर साल 30 करोड़ गाय, भैंसों और बछड़ों की हत्या की जाती है। यानी इंसान अपना पेट पालने के लिए हर साल 5,200 करोड़ जानवरों को हजम कर जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर दिन दुनिया में 14 करोड़ 25 लाख जानवरों की हत्या इंसान की भूख मिटाने के लिए की जाती है, इंसान का स्वाद बढ़ाने के लिए की जाती है। और दुनिया के सबसे बड़े संहार में दुनिया का लगभग हर देश बराबरी का ही भागीदार है। लेकिन जानवरों पर यह हिंसा सिर्फ भोजन के लिए उनका वध करके नहीं होती, बल्कि दुनिया भर में चिड़ियाघरों यानी जूज, प्रयोगशालाओं, सर्कस और यहां तक कि कई घरों में भी जानवरों पर हिंसा की जाती है और उनसे उनका बुनियादी हक छीन लिया जाता है। इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी आजादी उनका बुनियादी हक है और कायदे से किसी को किसी से आजादी छीन लेने की जरूरत है तो वो बेचारे जानवर ही हैं जिन्हें इंसानों ने कैद करके रखा है। लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर पाते। जानवर ही सही मायने में छीन कर आजादी मांगने के असली हकदार हैं, क्योंकि वो अपनी मांग रखने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते और हिंसा भी नहीं कर सकते। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जर्मनी के एक चिड़ियाघर में कैद 30 जानवरों को इंसानों की गलती की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। नए साल के जश्न के दौरान जर्मनी में 3 महिलाओं ने दिए वाले कुछ लैंटर्न्स हवा में उड़ाए। इनमें से एक लैंटर्न यानी आकाश में उड़ने वाली लालटेन क्रेफेल्ड नाम के एक जू की छत पर गिर गई और वहां जानवरों के बाड़े में इसकी वजह से आग लग गई। इस घटना में 30 जानवरों की मौत हो गई और मारे गए जानवरों में बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी शामिल थे। इस घटना की खबर जब आसपास के लोगों को मिली तो उन्होंने जू में जाकर मारे गए जानवरों को श्रद्धांजलि दी। और हैरानी की बात यह है कि जिन महिलाओं की गलती की वजह से इस जू में आग लगी, उन्होंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इन महिलाओं में एक 60 वर्ष की बुजुर्ग और उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। जर्मनी के कानून के मुताबिक अनजाने में की गई इस आगजनी के लिए इन महिलाओं को 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अब पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है कि आखिर जानवरों को जू में यानी चिड़ियाघरों में रखने की जरूरत ही क्या है। क्या चिड़ियाघरों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चिड़ियाघर जानवरों के प्राकृतिक परिवेश की जगह नहीं ले सकते। जानवरों को चिड़ियाघरों में रखने के नाम पर उन्हें पिंजरों में कैद कर दिया जाता है और कई जानवर अपनी सारी जिंदगी इन्हीं पिंजरों में बिताने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इन जानवरों की जगह आप खुद को रखकर देखिए। अगर आपको एक सोने के पिंजरे में भी कैद कर दिया जाए तो क्या आप सहजता के साथ अपना जीवन जी पाएंगे? जीवन जीना तो दूर की बात है, वो पिंजरा आपको सामने खड़ी मौत की तरह दिखाई देने लगेगा। इसलिए पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वो आजादी का गला घोंट देता है और स्वतंत्रता भले ही अपने साथ चुनौतियां लेकर आए, लेकिन सही मायनों में एक आजाद व्यक्ति इन चुनौतियों को पिघलाकर उसे सफलता के हथियारों में बदल देता है। इसलिए आजाद रहने की जितनी जरूरत इंसानों को है, उतनी ही जरूरत जानवरों को भी है। 4,500 हाथियों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक चिड़ियाघर में रहने वाले हाथियों की औसत आयु घटकर करीब 19 वर्ष रह जाती है, जबकि अपने प्राकृतिक परिवेश में एक हाथी 56 साल तक जिंदा रहता है। सोचिए, 56 साल से उसकी आयु घटकर 19 साल रह जाती है अगर हाथी को चिड़ियाघर में डाल दिया जाए। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक कैद में रखे गए भालू, शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर अक्सर तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और इनमें से कुछ जानवर तो पागल भी हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जानवर जो चिड़ियाघर में होते हैं वो अचानक से हिंसक हो जाते हैं। वो बहुत क्रोधित दिखते हैं, गुस्से में दिखते हैं और हम सोचते हैं कि ये जानवर शायद उदंड है। असल में वो जानवर या तो डिप्रेशन में होता है, क्रोध में इसलिए होता है क्योंकि उसे कैद करके रखा गया है, और कई बार यह भी होता है कि वो जानवर पागल हो चुका होता है। जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा के मुताबिक कैद में रखे गए जानवर अक्सर अपने बाड़े में ही गोल गोल घूमते रहते हैं। आपने भी नोट किया होगा, अगर आप कभी जू गए हैं, वहां पर कैद में जो जानवर होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, अपना सिर अक्सर हिलाते रहते हैं और उनकी ये हरकतें बताती हैं कि जानवर अपने जीवन से खुश नहीं है, वो दुखी हैं।
जब जानवर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाता है उसका अर्थ यह होता है कि वो खुश नहीं है, वो दुखी है। ऐसा नहीं है कि सभी जानवरों को जू में रखना अमानवीय माना जाता है। चिड़ियाघरों के समर्थकों का यह कहना है कि यह जानवरों के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है और खासकर उन प्रजातियों के लिए जो लुप्त होने की कगार पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे इंसान हो या जानवर, कैद में रहना किसी को पसंद नहीं। शारीरिक और मानसिक गुलामी अच्छों का हौसला तोड़ देती है, चाहे फिर पिंजरे में कैद जंगल का राजा शेर हो या फिर दूषित विचारों के बाड़े में कैद बड़े से बड़ा इंसान हो। इंसान जानवरों को सिर्फ पिंजरों में कैद करके ही नहीं सताता, बल्कि प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ भी दुनिया भर के जानवरों के लिए एक खतरा बन गई है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक हर साल जानवरों की 30,000 प्रजातियां दुनिया से लुप्त हो रही हैं। इंसान अपने फायदे के लिए जंगलों को काट रहा है और हर दिन 5,760 एकड़ जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं। इतने इलाके में संसद भवन के आकार की 1,000 इमारतें बनाई जा सकती हैं। वर्ष 1970 से 2010 के बीच जंगलों में रहने वाले जानवरों की संख्या 52% कम हो चुकी है, जबकि इसी दौरान इंसानों की आबादी दुगनी हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के मुताबिक जंगली जानवरों की तस्करी का व्यापार 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इतना ही नहीं, दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर भी हर साल 10 करोड़ जानवरों को मार दिया जाता है या फिर इन्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं, उन्हें चिड़ियाघर में रखे जाने के विरोधी हैं और आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं, तो भी आपको खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी ऐसे उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करते होंगे जो जानवरों के मांस से या जानवरों की खाल से या जानवरों की किसी भी चीज से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए बियर में मछलियों के ब्लैडर में पाए जाने वाले एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ परफ्यूम्स में कैस्टोरियम नामक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और इसे जानवरों की एक विशेष ग्रंथि से हासिल किया जाता है। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स बनाने में भी स्लिप एजेंट्स का इस्तेमाल होता है। इसे जानवरों के फैट से लिया जाता है। कपड़े धोने में इस्तेमाल होने वाले एक विशेष डिटर्जेंट पाउडर में गाय, भेड़ और घोड़ों के फैट का इस्तेमाल होता है। इस डिटर्जेंट की मदद से आपके कपड़ों को मुलायम बनाया जाता है। यहां तक कि सफेद और ब्राउन शुगर को रिफाइन करने के लिए भी कई बार जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में जानवरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और लोग तेजी से शाकाहारी भी बन रहे हैं। ब्रिटेन की एक संस्था द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक पिछले साल ब्रिटेन के 8 लाख लोगों ने कुछ समय के लिए या फिर पूरी जिंदगी के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना खाना छोड़ दिया था, यानी शाकाहारी खाना उन्होंने बंद कर दिया। वर्ष 2019 के शुरुआती 6 महीनों में ब्रिटेन के लोगों ने पहले के मुकाबले 30 लाख जानवर कम खाए। ग्लोबल डेटा नाम की एक कंपनी के मुताबिक पूरी दुनिया के 70% लोग अपने मांसाहार में कमी ला रहे हैं। मांसाहार के लिए मशहूर चीन में भी लोगों का रुझान अब शाकाहार की तरफ बढ़ रहा है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वर्ष 2014 में चीन के 5 करोड़ लोगों ने भोजन में मीट का इस्तेमाल बंद कर दिया। जिंदा जानवर पिंजरे में कैद हों या फिर मरने के बाद आपकी भूख शांत करें, दोनों ही स्थितियां बहुत अमानवीय हैं। लेकिन यह भी याद रखें कि यहां हम आपको आपकी खानपान की आदतें बदलने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आप जो चाहें वो खाने के लिए स्वतंत्र हैं, यह आपका अधिकार है। लेकिन यह भी हमेशा याद रखें कि अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके भोजन के लिए दुनिया में किसी न किसी जानवर को मारा जा रहा है। यह हिंसा है और हिंसा से पैदा हुआ समाज और भोजन कभी भी शांति के रास्ते पर चल नहीं सकता। अगर आप भी चिड़ियाघरों में जाकर पिंजरों में कैद जानवरों को देखकर अपना मनोरंजन करते हैं या फिर जानवरों को कैद में देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई भाव नहीं आते, तो आज हमने आपकी सोच बदलने के लिए एक विश्लेषण किया है। और अगर आप भी एक पशु प्रेमी हैं या आपके घर में भी कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसे आप अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा।
ये जान बचाने का ठेका तुम लोगों ने ही ले रखा है क्या? ये लॉयल्टी, ये वफादारी, ये सब तुम लोग ही करोगे क्या? हम इंसान कुछ नहीं कर सकते तुम लोगों के लिए? वफादारी के साथ यारी निभाने में जानवरों का कोई मुकाबला नहीं है। महीनों बाद अपने मालिक से मिलने की खुशी हो या फिर जीवन के आखिरी लम्हों में अपने पुराने दोस्त को देखकर सारा दर्द और गम भुला देने की कला, ये सिर्फ इंसानों की फितरत नहीं है। जानवर इस प्यार का इजहार जिस खामोशी से करते हैं, उसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। 59 साल की ये चिंपैंजी जब अपने सबसे पुराने दोस्त से मिली तो उसे ऐसे छूकर महसूस किया जैसे हमारे घर में दादी नानियां कांपते हाथों से प्यार जताया करती हैं। महीनों बाद घर लौटे मालिक को जादू की झप्पी देने की खुशी हो या फिर पूंछ हिलाकर अपनी भावनाओं का इजहार करना, ये बेजुबान हर बार बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में किंग कॉन्ग की आंखों में आए आंसू हो या फिर बॉलीवुड की फिल्मों में अपने मालिक के लिए जान लुटाने वाला एक बेजुबान, ये प्यार, ये दुलार किसी जुबान का, किसी भाषा का मोहताज नहीं हो सकता। लेकिन पूरी दुनिया की सच्चाई इतनी सुखद भी नहीं है। दुनिया भर में जानवरों को कैद में रखकर उन्हें सताया जाता है और मनोरंजन के नाम पर उन्हें मौत के पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। बाड़ों में बंद ये जानवर कभी आपके मनोरंजन के लिए अपनी आजादी की कुर्बानी देते हैं तो कभी आपके पेट की भूख शांत करने के लिए फना हो जाते हैं। चिड़ियाघरों में जानवरों को रखा तो इसलिए जाता है ताकि उन्हें संकटों से बचाया जा सके, उनकी प्रजातियां विलुप्त ना हो। लेकिन चिड़ियाघर और सर्कस कई बार इन जानवरों के लिए जिंदगी का सबसे कड़वा सच बन जाते हैं और चाबुक, बेंत और डंडे खाते ये जानवर खामोशी से सब कुछ सहते रहते हैं। इंसान अपने अधिकारों को लेकर कितना चिंतित रहता है आपने देखा होगा। दुनिया भर में लोग अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, अपने अधिकारों को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन जानवरों के अधिकारों को लेकर शायद किसी को चिंता नहीं। और अब समय आ गया है जब हम जानवरों को भी उनके अधिकार देना शुरू करें। जानवर गुलामी नहीं चुनते, इंसान उन्हें गुलाम बनाता है, इंसान उन्हें कैद में रहने पर मजबूर कर देता है। जबकि लोकतांत्रिक देशों में पूरी आजादी के साथ घूमने वाले इंसान छीनकर आजादी लेने के नारे लगाते हैं। हमें लगता है कि ऐसे लोग दूषित विचारों के पिंजरों में कैद, और ऐसे लोगों को जानवरों की पीड़ा देखकर यह सीखना चाहिए कि जब असल में आजादी छीनी जाती है तो क्या होता है। इसलिए वो नारा आप एक बार फिर से याद कर लीजिए। आजकल हमारे देश में बहुत लोग ये नारा लगाते हैं, छीन कर लेंगे आजादी, लेकिन जानवरों की आजादी का क्या होगा। आज आप ये सोचिए, जानवर तो आजादी छीन कर भी ले नहीं सकते, ये नारा लगा नहीं सकते। अब हम सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन के जीवन से सीखने वाली 5 बातों के बारे में बताएंगे। उन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता था। पंचम से कौन सी 5 बातें आप सीख सकते हैं इस 1 मिनट के ब्रेक के बाद।
शोर और संगीत में अंतर होता है। इनमें फर्क करने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। ये काबिलियत सबके पास होती है। लेकिन कुछ लोग संगीत को शोर में बदल देते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोर को भी संगीत में बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गार्गल यानी गरारा करने की आवाज को संगीत की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, लेकिन क्या कोई ऐसी आवाज को भी संगीत में इस्तेमाल कर सकता है? आज हम शोर और संगीत पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता में गार्गल करने की आवाज का संगीत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गार्गल यानी गरारा करने की आवाज को संगीत में बदल देने की काबिलियत सिर्फ संगीतकार आर.डी. बर्मन में ही थी, जिन्हें पंचम दा के नाम से भी आप जानते हैं। 4 जनवरी 1994 को यानी कल के दिन पंचम दा की मृत्यु हुई थी और इसलिए पंचम दा की याद में हम आपको उनकी खासियत के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब का संगीत सुनिए। तो ये आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म का संगीत था। 1961 में आई फिल्म छोटे नवाब के संगीत ने तब लोगों को हैरान कर दिया था, चकित कर दिया था। तब आर.डी. बर्मन सिर्फ 22 साल के थे, लेकिन जिस फिल्म ने आर.डी. बर्मन को पहचान दी वो थी तीसरी मंजिल। 1966 में आई इस फिल्म के एक गीत की शुरुआत आप आज सुन सकते हैं। उन्नीस 1966 में आई इस फिल्म के गीत ने भारतीय फिल्मों में संगीत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। माना गया कि यह संगीत अपने समय से बहुत आगे था। अपने समय से आगे होना पंचम दा की 5 महत्वपूर्ण खासियतों में से एक रही है और यही कारण है कि उनकी धुनों पर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रीमिक्स बने हैं। की दूसरी खासियत यह थी कि गीतों की संरचना के सारे पैमाने उन्होंने तोड़ दिए थे। आर.डी. बर्मन ने खाली कनस्तर, खाली बोतल और झाड़ू जैसी चीजों की आवाज को भी संगीत में ढाल लिया था। रिस्क लेने में आर.डी. बर्मन का कोई जवाब नहीं था। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। पंचम दा के बारे में तीसरी खास बात यह थी कि उन्होंने बॉलीवुड में वेस्टर्न म्यूजिक यानी पाश्चात्य संगीत और भारत के शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों का एक शानदार फ्यूजन तैयार किया। उनकी धुनें आज भी मॉडर्न लगती हैं। और चौथी बात यह कि वो इकलौते ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अपने पिता सचिन देव बर्मन से गीत गवाया।
एस.डी. बर्मन खुद एक बहुत बड़े संगीतकार थे जिन्होंने पंचम के अलावा कभी किसी और संगीतकार के लिए गीत नहीं गाया। तब ये असंभव सी बात मानी जाती थी। में बिठाई के कहार लाए मोहे सजना के द्वार बीते दिन खुशियों के छार। पांचवी खासियत उनकी खुद की आवाज थी। उनकी आवाज गायकों जैसी नहीं थी, फिर भी अपना देश फिल्म में उन्होंने गीत गाया जो बहुत पसंद किया गया। 1942 अ लव स्टोरी आर.डी. बर्मन की आखिरी फिल्म थी और इस सुपरहिट फिल्म में पहले इससे पहले आर.डी. बर्मन की 26 फिल्में फ्लॉप हुई थी। और दुख की बात यह है कि पंचम दा इस फिल्म के सुपरहिट होने से पहले ही इस दुनिया से चले गए, पर उनका संगीत इस दुनिया से कभी नहीं जाएगा। पंचम दा से हम सब ये सीख सकते हैं कि काबिलियत रिस्क लेने की ताकत देता है और जुनून के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब हम आपको जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं अब, वो बेहद दिलचस्प है। आपको छत्रपति शिवाजी की वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी जिसमें वो मिठाई के टोकरों में बैठकर औरंगजेब की कैद से निकलने में कामयाब हो गए थे। ऐसी ही एक घटना हुई है जापान में। जापान की मशहूर कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व चेयरमैन कार्लोस घोसन सुरक्षा कर्मियों की घेराबंदी तोड़ते हुए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बैठकर भाग निकले। हालांकि दोनों घटनाओं में बहुत फर्क है। शिवाजी ने उस जमाने में धूर्त औरंगजेब को जवाब देने के लिए ऐसा किया था, जबकि कार्लोस पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कार्लोस पर आरोप है कि उन्होंने निसान कंपनी में वित्तीय हेराफेरी की और कंपनी के 30 करोड़ रुपए निजी इस्तेमाल के लिए खर्च कर दिए। उन्होंने पेरिस, बेरूत, रियो डी जेनेरो और एम्स्टरडैम में मकान खरीद लिए और टोक्यो में अपने फ्लैट के इंटीरियर डिजाइन पर करीब 23 करोड़ रुपए खर्च किए। कार्लोस को 19 नवंबर 2018 को टोक्यो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2019 में उन्हें 63 करोड़ रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिली, जो कि जापान के इतिहास में जमानत की सबसे महंगी रकम है। कार्लोस की दोबारा गिरफ्तारी हुई और फिर से जमानत भी मिल गई, लेकिन शर्त यह थी कि वो जापान छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें टोक्यो में उनके घर में ही नजरबंद रखा गया। घर के बाहर वीडियो कैमरे लगे थे, कई सुरक्षाकर्मी उन पर नजर रखे हुए थे। फिर भी कार्लोस जापान की पकड़ से काफी दूर लेबनान भागने में कामयाब हो गए और कहा जा रहा है कि इस काम में कार्लोस की मदद उनकी पत्नी कैरोल ने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्लोस के भागने की योजना करीब 3 महीने पहले बन चुकी थी। एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कार्लोस ने क्रिसमस के मौके पर टोक्यो में अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी दौरान 5 फुट 6 इंच के कार्लोस ने खुद 6 फुट के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में अपने आप को बंद कर लिया और घर से बाहर निकल गए। ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जब कार्लोस के घर से बाहर निकला तो किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पार्टी में एक क्रिसमस बैंड को बुलाया था। और घर से निकलकर कार्लोस जापान के एक छोटे से एयरपोर्ट पर चले गए और इसके बाद वो एक प्राइवेट प्लेन से पहले टर्की के शहर इस्तांबुल और उसके बाद लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंच गए। कार्लोस के पास 3 देश फ्रांस, लेबनान और ब्राजील की नागरिकता है। उनके पासपोर्ट जापान की सरकार ने जब्त कर लिए थे, लेकिन कार्लोस जापान से भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने जापान के छोटे से एयरपोर्ट का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि लोग उन्हें पहचान न सके। लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें आदेश मिला था कि वो इमिग्रेशन जांच न करें। कार्लोस के भाग निकलने से जापान में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं लेबनान में उन्हें हीरो की तरह देखा जा रहा है। उनका जन्म ब्राजील में हुआ था, लेकिन वो बचपन से ही लेबनान में रहे। लेबनान के लोग उन्हें एक बिजनेस टाइकून के रूप में देखते हैं। लेबनान और जापान के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। ऐसे में कार्लोस को जापान वापस लाना आसान नहीं होगा। आमतौर पर कार्लोस जैसे भगोड़े न्याय और अन्याय की बातें भी करते हैं। कार्लोस का भी यही कहना है कि उन्होंने जापान इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है और जापान में उनके साथ अन्याय हो रहा था। जापान की न्यायिक व्यवस्था सबूतों से ज्यादा इकबालिया बयान पर विश्वास करती है। वहां सजा की दर करीब 100% है, यानी जिसे वहां की पुलिस पकड़ लेती है वो गुनाहगार साबित हो ही जाता है।
जापान में किसी भी व्यक्ति को उसकी गलती बताए बिना 23 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस दौरान उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। कई बार आरोपी को वकील से भी मिलने नहीं दिया जाता और ऐसा माना जाता है कि पूछताछ के दौरान जापान की पुलिस कोई भी जुर्म कबूल करवा सकती है। लेकिन फिलहाल जापान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो कार्लोस को वापस लाएगी कैसे। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूल की शुरुआत किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। भारत में लड़कियों के लिए पहले विद्यालय की शुरुआत करने वाली समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का जन्म आज ही के दिन महाराष्ट्र के सतारा जिले में वर्ष 1831 में हुआ था। उन्हें देश की पहली महिला शिक्षक भी माना जाता है, जिन्होंने 18 साल की उम्र में 13 छात्राओं को पढ़ाना शुरू किया था। 1848 में उन्होंने पुणे में देश के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। वर्ष 1897 में पुणे में ही प्लेग की महामारी के दौरान सावित्रीबाई फुले और उनके बेटे ने एक क्लिनिक की शुरुआत की थी और इसी दौरान प्लेग के संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये भी एक तरह की शहादत थी और इसीलिए आज हम उन्हें एक समाज सेविका के साथ साथ शहीद के तौर पर भी याद कर रहे हैं। वर्ष 1496 में आज ही के दिन इटली में मशहूर कलाकार और पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने पहली बार फ्लाइंग मशीन का टेस्ट किया था। हालांकि इस प्रयोग में उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उनके डिजाइन्स को आज भी 15वीं शताब्दी के हिसाब से क्रांतिकारी माना जाता है। उन्होंने ही विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की रचना की थी। वर्ष 2002 में आज ही के दिन मशहूर एरोस्पेस इंजीनियर सतीश धवन का निधन हुआ था। भारतीय स्पेस प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सतीश धवन की मुख्य भूमिका रही। उन्हें भारत में फादर ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स भी कहा जाता है। फ्लूइड डायनेमिक्स विज्ञान की वो विधा है जिसमें जल और वायु में किसी पदार्थ की गति का अध्ययन किया जाता है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के बाद 1972 से 1984 के बीच सतीश धवन इसरो के चेयरमैन रहे और उन्हीं के नाम पर वर्ष 2002 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया। वर्ष 1993 में आज ही के दिन अमेरिका और रशिया ने स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों को अपने परमाणु हथियारों की संख्या को कम करके 3 से 3,500 के स्तर तक लाना था, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि यह समझौता कभी भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाया। वर्ष 1925 में आज ही के दिन कुख्यात तानाशाह बेनितो मुसोलिनी ने इटली पर तानाशाही शासन की घोषणा की थी। मुसोलिनी को हिटलर की ही तरह एक क्रूर तानाशाह माना जाता है। वर्ष 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने हिटलर का साथ दिया था। 1943 में इस युद्ध में इटली की हार हुई थी। 1945 में इटली के फायरिंग स्क्वाड ने मुसोलिनी की हत्या करके उसके शरीर को मिलान शहर में उल्टा लटका दिया था, ताकि जनता को यह विश्वास हो जाए कि तानाशाही शासन का वाकई अंत हो चुका है। और वर्ष 1957 में आज के दिन दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक घड़ी बनाई गई थी। इस घड़ी का नाम था हैमिल्टन 500। इस घड़ी को अमेरिका की हैमिल्टन कंपनी ने बनाया था और इसे बनाने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा था। यह पहली ऐसी घड़ी थी जो बैटरी से चलती थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जिसमें हम इस सप्ताह के बेहतरीन डीएनए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और गुलामी 2 तरह की होती है, पहली मानसिक और दूसरी शारीरिक। दुनिया भर के जानवर शारीरिक गुलामी झेल रहे हैं, जबकि इंसान अपनी ही दूषित सोच के गुलाम है। इस दुनिया में असली आजादी तब आएगी जब मनुष्य मानसिक रूप से आजाद होगा और दुनिया का हर जानवर शारीरिक रूप से आजाद हो जाएगा। नमस्कार।